जो खिड़की में से संदीप जी। ओके, चलिए। तो आज हम शुरू करते हैं संज्ञानात्मक विकास। साइकोलॉजी में कुछ मॉडल्स हैं बेहतरीन, जिनमें सबसे पहले हम लेते हैं संज्ञानात्मक विकास, जीन पियाजे। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके बिना साइकोलॉजी की शुरुआत नहीं हो सकती। शायद ही आपने ऐसी कोई एग्जाम देखी होगी जिसमें जीन पियाजे पे कोई सवाल नहीं आया हो। नहीं देखा ना? 1, 2, 3, 4, 5 तक प्रश्न आ जाते हैं जीन पियाजे पे। तो हम जानेंगे आखिर जीन पियाजे ने क्या किया और हमें क्या दिया। सुन रही हो? एक्चुअली संज्ञानात्मक विकास का मतलब मानसिक विकास है। कौन सा विकास है? इसी को हम बौद्धिक विकास भी कह सकते हैं। एक एक शब्द इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान से सुनना, ध्यान से लिखना। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी कह सकते हैं। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के थे। कहां के थे? स्विट्जरलैंड के थे, जिनको हम बोलते हैं स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। कौन से साइकोलॉजिस्ट थे? स्विस साइकोलॉजिस्ट या स्विस मनोवैज्ञानिक थे। जीन पियाजे बहुत टैलेंटेड थे। जीन पियाजे जूलॉजिस्ट थे, जूलॉजी में डॉक्टर थे। जीन पियाजे बायोलॉजिस्ट थे। जीन पियाजे सोशियोलॉजिस्ट थे। सोशियोलॉजी हो गया, जूलॉजी हो गया, बायोलॉजी हो गया। जीन पियाजे फिलोसोफर थे, दार्शनिक थे। और इन्होंने एक बहुत बड़ा एक तरीके से संप्रदाय चलाया, जिसको हम बोलते हैं एपिस्टोमोलॉजी। एक शब्द आता है फिलोसफी में, एपिस्टोमोलॉजी। इसके नाम से इनकी बुक भी है, प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक एपिस्टोमोलॉजी। सुन रहे हो मेरी बात? कौन सी लॉजी? एपिस्टोमोलॉजी। बोलिए, कौन सी लॉजी? एपिस्टोमोलॉजी क्या होती है? जिसमें इस बात पे फोकस किया जाता है कि हाउ द नॉलेज कंस्ट्रक्ट, ओरिजिन ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है, ज्ञान का निर्माण कैसे होता है। इस बात की हिंदी में कई बार आप पढ़ते हो ना, ज्ञान मीमांसा। इस बात की मीमांसा होती है, इस बात का विवेचन होता है, इस बात का एनालिसिस होता है कि नॉलेज आखिर बनता कैसे है। तो जीन पियाजे के पास बहुत सी चीजें थी, सोशियोलॉजी, बायोलॉजी, जियोलॉजी, फिलोसॉफी, एपिस्टोमोलॉजी। सुन रहे हो मेरी बात? जीन पियाजे जब 11 साल के थे तभी उन्होंने एक रिसर्च कर दिया था। आप में से कोई बता सकता है किस पे किया? एक स्पेरो पे किया, चिड़िया पे, एल्बिनो स्पेरो पे। एक मोलिक्यूलस मोल्स का आपने सुना है? ऐसे काम इन्होंने बहुत अर्ली एज में कर दिए थे। और इन्होंने मोर देन 60 बुक्स लिखी हैं, 60 से ज्यादा किताबें लिखी हैं। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के तो जनक हैं ही, जीन पियाजे को कंस्ट्रक्टिविज्म का जनक भी माना जाता है। आप सुन रहे हो मेरी बात? और जीन पियाजे कितने इंटेलिजेंट है, इसका एविडेंस है, इसका प्रूफ है, इसका प्रमाण है कि साहब जब भी बात आती है कि साहब जीनियस कौन है, तो हम अल्बर्ट आइंस्टीन की तरफ देखते हैं ना। तो अल्बर्ट आइंस्टीन का एक स्टेटमेंट है जो उन्होंने कहा है कि जीन पियाजे ने जो काम किया वो कोई जीनियस ही कर सकता है। दूसरे शब्दों में उन्होंने बोला, जीन पियाजे से अधिक जीनियस इस धरती पे कोई पैदा नहीं हुआ। यह बात किसने बोली? अल्बर्ट आइंस्टीन ने बोली। किसने बोली? अल्बर्ट आइंस्टीन ने बोली। इसका मतलब आइंस्टीन अगर किसी को जीनियस बोले तो हमको सोचना तो पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? क्या क्या किया जीन पियाजे ने, क्या क्या बेहतरीन बातें थी, एक एक करके हम जानेंगे। इनके 4 स्टेजेस की बात करेंगे, बहुत डीपली पढ़ेंगे। एक भी बात अलग नहीं जाएगी जो आप पढ़ेंगे उससे परीक्षा में कैसा भी पेपर आ जाए। शुरुआत हम करते हैं कि आखिर जीन पियाजे ने कौन सी बातें जो पहले से चली आ रही थी उनको बदल दिया। तो उसमें पहली महत्वपूर्ण बात सुनना आप, और वो ये, अभी कुछ लिखा नहीं है ना आपने? ओके, तो एक तो पहले लिख लो थोड़ा सा, फिर बताता हूं। आप लिखें, इनकी कुछ प्रसिद्ध किताबें भी हैं, बहुत सी किताबें जिनमें 4-5 किताबें परीक्षा में अक्सर आती हैं। इवन आपको पता होगा अपने यहां आरपीएससी में ऐसा भी पूछा गया है। ये किसके लिए पूछा जा सकता है जो बहुत महत्वपूर्ण हो, कि इनमें से कौन सी पुस्तक जीन पियाजे ने नहीं लिखी। 4 ऑप्शन थे, 4 में से 3 ऑप्शंस में जीन पियाजे की बुक्स के नाम थे और चौथा कोई और था। बात समझ में आ रही है?
तो शुरुआत में इनकी बुक से ही करता हूं। तो पहले ऐसा लिख लें आप डायरेक्ट, जीन पियाजे की प्रसिद्ध किताबें कौन कौन सी है, बुक्स। सबसे पहली किताब जो जीन पियाजे ने लिखी थी वो आपके रीट में एक टॉपिक है, रीट में एक टॉपिक है जिसमें बात करते हैं हम कि साहब विचार पहले उत्पन्न होता है कि भाषा, सुना है ना ऐसा खूब, चिंतन और भाषा की बात करने वाले हैं। जो 1923 में इनकी पहली बुक थी, बोलिए क्या नाम हो सकता है, भाषा और विचार। तो भाषा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लैंग्वेज, और विचार को थॉट। यस, तो पहली बुक का नाम लिखो, द लैंग्वेज, ऐसे लिखना है, द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। पहली बुक द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, ये इनकी पहली बुक थी, 1923 में आई थी। और आप सब जानते हैं कि इस बुक में दो चीजें हैं, एक तो थॉट, दूसरा लैंग्वेज। जीन पियाजे किसको ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, थॉट को या लैंग्वेज को, बोलो। जवाब है थॉट को। वाइगोत्स्की और दूसरे लोग तो कहते हैं कि साहब भाषा के कारण से विकास होता है, और ये कहते हैं भाषा तो केवल विकास को रिफ्लेक्ट करती है, पहले चिंतन, थॉट, विचार आता है और भाषा बाद में। ये बातें इस बुक में है जो बहुत कमाल की है। पहली बुक है द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, जो 1923 में आई थी। उसके बाद इनकी दूसरी बुक आई थी जिसका नाम है द चाइल्ड्स, चाइल्ड साइकोलॉजी के जनक हैं इसलिए इनकी बहुत सी किताबें द चाइल्ड्स नाम से हैं। द चाइल्ड्स एक शब्द है, कंसेप्शन, द चाइल्ड्स कंसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड, द चाइल्ड्स कंसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड, 1926। द चाइल्ड्स कंसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड, 1926। कंसेप्शन क्या होता है, कंसेप्ट, बच्चे की संसार के बारे में समझ। जाने कितनी बार ऐसा प्रश्न आ चुका है कि किसके अनुसार, आप सुन रहे हो मेरी बात, किसके अनुसार बच्चे संसार के बारे में अपनी समझ का निर्माण करते हैं। जवाब था जीन पियाजे। तो इस बुक में उन्होंने बताया कि बच्चे इस दुनिया को कैसे समझते हैं, कैसे देखते हैं, कैसे परसीव करते हैं। महत्वपूर्ण किताब है चाइल्ड्स कंसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड। ये कब आई थी, 1926 में। और उसके बाद तीसरी बुक जो 1932 में आई थी वो भी बहुत पूछी गई है। आप जानते हैं जब भी मोरल डेवलपमेंट की बात आती है तो हम किसका नाम याद करते हैं, कोहलबर्ग का। शाबाश, लॉरेंस कोहलबर्ग की बात करते हैं ना। पर हम सब ये भी तो जानते हैं कि लॉरेंस कोहलबर्ग से पहले नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दे दिया था, पियाजे ने दे दिया था। तो पहला सिद्धांत ही नहीं का है। तो अगली जो इनकी बुक है उसमें उसी की बात करी है, द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, जो 1932 में आई थी। तो तीसरी बुक का नाम लिखें, द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, 1932 में आई थी। इसमें उन्होंने दो प्रकार की मोरालिटी बताई थी। कोई बताएगा, मोनिका? यस, स्वायत्ता और परायत्ता, इंग्लिश में बोला करो। हिट्रोनोमी, ऑटोनोमी, हिट्रोनोमस मोरालिटी और ऑटो। मैं कराऊंगा पूरा मॉडल। प्रश्न आता है जब पियाजे के मोरल डेवलपमेंट पे सवाल आता है तो कोई कोई बच्चा कर पाता है, आप करोगे। तो दो प्रकार की बताई उन्होंने। एक तो पहले होती है हिट्रोनोमी या हिट्रोनोमस, जिसको बोलते हैं परायत्ता वाली, बच्चा दूसरों के दबाव में करता है, बाद में खुद स्वायत्ता वाली। पर इन्होंने नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई ये भी पूछा गया। अभी एच टेट में आया था हरियाणा में, सबका गलत हुआ, सबने दो किया, जबकि अवस्थाएं इन्होंने बताई हैं चार। कितनी बताई हैं? चार। कोहलबर्ग ने कितनी बताई थी नैतिक विकास की अवस्थाएं? 6। शाबाश। और इन्होंने बताई 4। तो वो सारी की सारी कहानी किसमें है? इनकी बुक जिसका नाम क्या है? द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। बोलिए, द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। कभी भी बुक्स के बारे में कुछ बेवकूफ लोग पढ़ाते रहते हैं, आपको हिंदी नहीं करना है, ठीक है ना। नैतिक निर्णय, बच्चे का नैतिक निर्णय, ऐसा कभी नहीं आएगा परीक्षा में। बुक का नाम एज इट इज ही इंग्लिश में आएगा।
इसलिए इंग्लिश के वर्ड्स जहां इंपॉर्टेंट है उनको हमको वैसा लिखना है। ओके, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद इनकी दो बुक्स हैं जिनमें साइकोलॉजी नाम आता है। आपको पता है जीन पियाजे ने सबसे पहले किसके साथ काम किया था? अल्फ्रेड बिने और साइमन के साथ काम किया था। इसलिए इनकी एक बुक आती है, लिखो आप, द साइकोलॉजी या साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस। द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस, यहां भी बुद्धि का मनोविज्ञान नहीं करेंगे हम। और यह आई थी जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947। और उसके बाद एक बेहतरीन बुक इनकी आई थी, उसमें लिखा है, उस बुक का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड। द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड। यह बुक आई थी 1966 में। और फाइनली हमें एक बुक जिसके बिना मजा ही नहीं आता, वो आई थी 70 में। 1947 में द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस, आराम से याद रहेगा आपको। और 1947 में तो, और 1966 में द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड। और फिर 70 में जेनेटिक्स, नाम याद रखना, द प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक एपिस्टोमोलॉजी। ये पूरी बुक आई थी। तो पूरा याद नहीं रहे तो शॉर्ट में लिख लो, इतना याद रह जाएगा, जेनेटिक एपिस्टोमोलॉजी। एपिस्टोमोलॉजी क्या है हमने आपको अभी बताया, ज्ञान की मीमांसा। यहीं से जीन पियाजे कंस्ट्रक्टिविज्म के जनक माने गए 1970। तो इनकी बुक्स 5 किताबें महत्वपूर्ण हैं, और भी हैं। आप बोलेंगे साहब कैसे याद रहेंगे? कोई चिंता की बात नहीं है धर्मराम, 1-2 बार पढ़ोगे तो याद रहेगी आराम से। तो पहला काम, जीन पियाजे की महत्वपूर्ण किताबें। और रह रह के ये सवाल आता है, सबकी बुक्स के बारे में हो सकता नहीं आए, पर जीन पियाजे की किताबें तो पूछी जाती हैं। सुन रहे हो? सब यहीं पे हो? बिल्कुल। चलिए बोलिए, पहली बुक का नाम लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। कब आई थी? 1923। सिंपल याद रखना, 23 के बाद 26, फिर 32, फिर 47, 66 और 70। हालांकि जनरली डेट आपको नहीं पूछेंगे। तो पहली बुक थी लैंग्वेज और थॉट के बारे में, भाषा और चिंतन के बारे में, भाषा और विचार के बारे में, क्योंकि विचार और चिंतन दोनों एक ही चीज है। दोनों क्या होते हैं? एक ही होते हैं। भरतपुर के बच्चे थे हमारे, तो भाषा बोलते एक ही, खुद ही कर लेंगे साहब। ओके। उसके बाद दूसरी जो बुक आई थी, उसमें दुनिया की समझ बच्चा कैसे कैसे करता है, इसके बारे में डिटेल है। द चाइल्ड्स कंसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड। कब आई थी? 1926। और फिर तीसरी बुक क्या कब आई थी? बोलिए। 1932 में। क्या नाम है? द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। बुक का नाम बोलिए, द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। 1932 में। यह आपको इसलिए याद रहेगा कि मोरल जजमेंट की बात दो ही लोग करते हैं, कोहलबर्ग, और कोहलबर्ग से पहले पियाजे। सिंपल। उसके बाद साइकोलॉजी नाम से 2 किताबें हैं। पहले तो साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस, और उसके बाद साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड। और फाइनली हमने एक बुक का नाम लिखा जेनेटिक एपिस्टोमोलॉजी। यह बात ध्यान रखना, कदम कदम पे प्रश्न है पियाजे। मैं पियाजे लूंगा, फिर वाइगोत्स्की लूंगा, फिर कंपेयर करेंगे, तो आपकी एक भी बात गलत नहीं होगी। वाइगोत्स्की सोसाइटी और कल्चर की बात करेंगे, इसलिए तो वो सामाजिक निर्मितवाद के जनक कहलाते हैं। और ये फोकस करते हैं जेनेटिक्स पे। किस पे? जेनेटिक्स पे फोकस करते हैं। वंशानुक्रम को महत्वपूर्ण कौन मानते हैं? पियाजे की वाइगोत्स्की? पियाजे। जैविक पक्ष की अवहेलना कौन करते हैं? वाइगोत्स्की। लेकिन जैविक पक्ष को महत्वपूर्ण कौन मानते हैं? पियाजे। ये पहली बात। अब कैसे पढ़े हम इनको? तो इसके बाद पहली बात आप लिखें, फिर कुछ बात करेंगे। आप लिखें, स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक, स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे। जीन पियाजे ने, स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने, मैं आपके साथ ये बात डिस्कस कर चुका हूं पहले, आपको याद होगा। जीन पियाजे कहां के? स्विट्जरलैंड के।
किस बात का डिस्कशन हुआ था अपने बीच में? 2013 में राजस्थान में टेट जब 2011 में हो गया था, उसके बाद पहली थर्ड ग्रेड की भर्ती आई थी। 33 जिलों में अलग अलग पेपर हुए थे और उनमें एक सवाल पूछा गया था। वो नहीं पूछा था कि थॉर्नडाइक ने किस पे प्रयोग किया, क्योंकि वो तो आप आराम से बता ही दोगे किस पे किया था। बिल्ली पर पढ़ेंगे हम थॉर्नडाइक। पेवलोव के प्रयोग किस पर थे? कुत्ते पर। स्किनर के पिजन और रेट्स चूहों पर वहां यह पूछा गया था जीन पियाजे ने किस पे प्रयोग किए थे, तो क्या जवाब था? किसके बच्चों पर? यस, खुद ही के बच्चों पर। एक नेफ्यू भी था, अपने ही बच्चों पर प्रयोग किया था। और उनके जो बच्चे थे उनमें सबसे पहली थी तुम्हारी तरह एक प्रिंसेस, जैकलिन नाम था उसका, जैकलिन पियाजे। उसके बाद दूसरा बच्चा हुआ लोरेंट और फिर तीसरा ल्यूसीन। यस, तो 3 बच्चों के नाम तक परीक्षा में आए हैं, इसलिए हमको लिखना है। आप लिखें, स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने, लिखा आपने? जीन पियाजे ने अपने ही बच्चों स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने अपने ही बच्चों, ब्रैकेट में लिखना है जैकलिन, इनके नाम पूछे गए सीटेट में भी, लोरेंट व ल्यूसीन, ब्रैकेट बंद। स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने अपने ही बच्चों, जिनके नाम थे जैकलिन, लोरेंट व ल्यूसीन, लिखा सबने? स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने किस पर? अपने ही बच्चों पर, आगे लिखो, अपने ही बच्चों पर प्रयोगात्मक, एक टर्म है प्रयोगात्मक परीक्षण, अपने ही बच्चों पर प्रयोगात्मक परीक्षण, ब्रैकेट में इसके लिए एक इंग्लिश का वर्ड है वो लिखना है आपको। प्रयोगात्मक परीक्षण इंग्लिश में लिखना है क्लिनिकल इंटरव्यू, नोट क्लिनिकल इंटरव्यू। स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने अपने ही बच्चों के प्रयोगात्मक परीक्षण, जिसको उन्होंने बोला क्लिनिकल इंटरव्यू के आधार पर, लिखो, के आधार पर संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया। के आधार पर संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया। लिखा सबने? बोलिए। ओके, तो फिर बताएं आप मुझे, जीन पियाजे कहां के थे? जीन पियाजे ने किस पे प्रयोग किया? उनके बच्चों के नाम बोलिए, पहला, दूसरा, तीसरा। उन्होंने अपने बच्चों के साथ जो खेल खेले, प्रयोगात्मक परीक्षण किए, उनको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? क्लिनिकल इंटरव्यू। क्या बोलेंगे? कई बार इसकी जगह हिंदी में शब्द आता है नैदानिक परीक्षण। कौन सा शब्द आता है? नैदानिक परीक्षण। पर बात वही है, क्लिनिकल नैदानिक इंटरव्यू परीक्षण या प्रयोगात्मक परीक्षण। जीन पियाजे ने अपने बच्चों पे जो परीक्षण किए उनको हम क्या बोलेंगे? क्लिनिकल इंटरव्यू। क्या बोलेंगे? क्लिनिकल इंटरव्यू। बात समझ में आई? और इस आधार पर इन्होंने जो सिद्धांत दिया उसका नाम क्या है? संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। किस तरह से बौद्धिक, इंटेलेक्चुअल, मानसिक विकास होता है, हम इसको पढ़ेंगे। बात समझ में आई? ओके, अब बोर्ड पे देखो। एक्चुअली जीन पियाजे से पहले 2 बातें बहुत प्रचलित थी। एक तो अभी सेकंड ग्रेड में भी आया है, ठीक है। एक तो हम सब पढ़ चुके हैं, टेबुला रासा। बोलिए, पढ़ चुके हैं। और एक टर्म थी जो अभी सेकंड ग्रेड में आई थी, मिनिएचर अडल्ट। याद है आपको? हमने सॉल्यूशन में बताया था, मिनी अडल्ट। मिनी अडल्ट, मिनी अडल्ट कह सकते हैं, मिनिएचर अडल्ट कह सकते हैं। ये 2 बातें बहुत प्रचलित थी। और हम सब जानते हैं टेबुला रासा किसने दिया था?
जॉन लॉक ने दिया था। किसने दिया था? जॉन लॉक ने दिया था, व्यवहारवादियों ने दिया था। टेबुला रासा के मायने क्या थे? व्यवहारवादी क्या बोलते थे? बच्चा जब जन्म लेता है तो वो कोरा कागज है, कोरी स्लेट है। यानी वो जब जन्म लेता है तो अपने साथ क्या लेके आता है? कुछ नहीं। तो फिर वो सब कुछ कैसे सीखेगा, कैसे जानेगा? हम उसको वैसा माहौल देंगे तब वो सीख लेगा। इसका मतलब बच्चा जन्म के समय कुछ लेके नहीं आता। इसका मतलब टेबुला रासा कौन सी बात का खंडन करता है? जेनेटिक्स का, आनुवांशिकता का, क्योंकि जींस में तो कुछ सीख के आता नहीं है। किस बात को मानता है टेबुला रासा? केवल वातावरण को। बात समझ में आई? मिनी एडल्ट की अवधारणा क्या बोलती है? सुने, मिनी एडल्ट या मिनिएचर एडल्ट का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि छोटा बच्चा, सुनो ध्यान से, छोटा बच्चा बड़े लोगों जितना इंटेलिजेंट नहीं होता। बड़े लोग ज्यादा बुद्धिमान होते हैं और छोटे बच्चे कम, क्योंकि बड़े लोग ज्यादा चिंतन करते हैं और छोटे बच्चे कम। ये वाली अवधारणा, जैसे मिनी बस सुना आपने, बड़ी बस में 52 सवारी आती है, मिनी बस में 20, तो मिनी बस कम। मिनी एडल्ट और टेबुला रासा दोनों अवधारणाओं का खंडन करने वाले कौन थे? जीन पियाजे। जीन पियाजे ने यह बताया कि साहब बच्चे बड़ों से कम बुद्धिमान नहीं होते, बच्चे बड़ों से कम बुद्धिमान नहीं होते, बच्चे बड़ों से कम चिंतन भी नहीं करते। सुन रहे हो मेरी बात? बच्चे बड़ों से कम चिंतन नहीं करते, कम बुद्धिमान नहीं होते। यह बात अलग है कि उनके चिंतन का तरीका डिफरेंट है, उनके चिंतन की स्टाइल अलग है। दो शब्द आते हैं, एक क्वांटिटेटिव, एक क्वालिटेटिव। क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ? कितना, अमाउंट, मात्रा। तो क्या बच्चे बड़ों की तुलना में मात्रा में चिंतन कम करते हैं? पियाजे के अनुसार नहीं। क्वालिटी में डिफरेंस है, फर्क है। इस बात पे एक सवाल 20 बार आया, 20 टाइम्स। लेकिन वो इसलिए बच्चों ने गलत कर दिया कि ना तो ये कॉन्सेप्ट पता था जो आपको पता है, और ना वो उन शब्दों को सही तरीके से समझ पाए, उसके खेल में उलझ गए। क्या है वो बात? मैं शुरुआत उसी से करता हूं। आप सब लोग भी इस बात को समझना कि पियाजे के अनुसार छोटे बच्चे बड़ों से कम बुद्धिमान होते हैं या नहीं? बोलिए, हाँ या ना? नहीं, कम बुद्धिमान थोड़ी होते हैं। यह अवधारणा तो पहले थी, मिनी एडल्ट वाली। तो मिनी एडल्ट क्या बोलती है? कि बच्चे बड़ों से तुलनात्मक रूप से कम बुद्धिमान होते हैं। मिनी एडल्ट की दूसरी बात क्या है? बच्चे बड़ों की तुलना में कम चिंतन करते हैं। और पियाजे ने दोनों ही बातों का खंडन किया। टेबुला रासा क्या बोलता है? कि बच्चे के पास तो कुछ होता ही नहीं है, वो तो एकदम खाली है। इसको भी पियाजे ने खंडित किया। अब क्या बोलते हैं पियाजे? इस पे एक बहुत ही बढ़िया सा प्रश्न बनता है, उसको आपको सबको लिखना है। तो इसके बाद लिखें आप, क्या लिखेंगे? लिखो, ये बात भी लिखो, ये भी इंपॉर्टेंट है। आप लिखें, नोट पियाजे टेबुला रासा, पियाजे टेबुला रासा, ऐसे लिख लो, टेबुला रासा तथा मिनी एडल्ट अवधारणा का खंडन करते हैं। पियाजे टेबुला रासा तथा मिनी एडल्ट अवधारणा का खंडन करते हैं और सिद्ध करते हैं कि छोटे बच्चे, और सिद्ध करते हैं कि छोटे बच्चे बड़ों की तुलना में, और सिद्ध करते हैं कि छोटे बच्चे बड़ों की तुलना में न तो लेस इंटेलिजेंट को बोलेंगे कम बुद्धिमान। यस, छोटे बच्चे बड़ों की तुलना में न तो कम बुद्धिमान होते हैं, छोटे बच्चे बड़ों की तुलना में न तो कम बुद्धिमान होते हैं और न ही
न तो कम बुद्धिमान होते हैं और न ही कम चिंतन करते हैं, और न ही कम चिंतन करते हैं। इस बात पे मोहर लगा दी साहब। अब भले पियाजे का नाम आए या ना आए, हमको क्या करना है, लिखो। हमको क्या करना है, लिखो। क्वेश्चन, लिखिए। छोटे बालकों में, छोटे बालकों में बड़ों की तुलना में, छोटे बालकों में बड़ों की तुलना में चिंतन, छोटे बालकों में बड़ों की तुलना में चिंतन डैश के बजाय डैश में अलग होता है। बहुत ही शानदार बात, बेहतरीन बात, बेमिसाल नायाब। छोटे बच्चों में बड़ों की तुलना में चिंतन डैश के बजाय डैश में अलग होता है। 4 ऑप्शंस हैं, 1 2 3 4, सबको 4 ऑप्शन लिखने हैं। पहला ऑप्शन है प्रकार, देखो इस तरह से, कोमा मात्रा। दूसरा ऑप्शन है मात्रा, मात्रा। इस बात को सब समझे आप लोग? 2 खाली स्थान है और 2 शब्द है। तीसरा प्रकार, प्रकार। और चौथा मात्रा, प्रकार। इंग्लिश में एक टर्म है अमाउंट। मात्रा को अमाउंट बोलते हैं और प्रकार को काइंड बोलते हैं। आपको इंग्लिश वाला लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे ही समझ लो। ये वो बहुत बेहतरीन प्रश्न था, सीटेट से लेके अपने यहां पर। समझो, समझ गए? तो इशारों में बताना आपका आंसर क्या है। गरिमा, रिचा, कौन सा आंसर? क्या बात है, सही जवाब 4 नंबर, शाबाश। चौथा राइट आंसर है। अच्छा लगा मेरे को आपका जवाब सुन के। आप सभी हमारे बच्चे बनने लायक हैं, हो रहे हैं अभी। मतलब क्या है इसका? हमने अभी बात करी। पहली बात तो बहुत से बच्चे तो यहां भी गलती कर देते हैं। आप दोनों चीजें करना है परीक्षा में। पहले तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए जो हमारे साथ रह के हो ही जाएगा। दूसरी बात, शब्दों को भी समझना जरूरी है। यानी ऐसा कोई भी प्रश्न आए जिसमें 2 खाली स्थान है, 2 रिक्त स्थान है, तो यहां पे दिया है इसके बजाय इसमें। जैसे कई बार ऐसा प्रश्न आता है ना कि साहब NEP 2020 या NCF 2000 अभी आएगा 22, 23, 24, NCF 2005 या RT 2009, ठीक है। योगात्मक और रचनात्मक 2 मूल्यांकन है ना। योगात्मक समेटिव असेसमेंट ऐसे होता है और रचनात्मक FA होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट। योगात्मक में केवल ग्रेड देते हैं, मार्कशीट आती है, उसको बोलते हैं। रचनात्मक रोज क्लास में जो गुरुजी या मैम के साथ बच्चे सीखने सिखाने की प्रक्रिया में करते हैं, वो होता है ना। तो बढ़िया कौन सा होता है? एक तरीके से रचनात्मक ही बढ़िया होता है ना। तो नई शिक्षा नीति और नए जो जितने भी इनोवेशन है वो क्या चाहते हैं, वो किसको महत्वपूर्ण मानते हैं? योगात्मक को कि रचनात्मक को? रचनात्मक को महत्वपूर्ण मानते हैं ना। तो अगर ये दे दें कि साहब नई शिक्षा नीति में किसके बजाय किसको महत्वपूर्ण माना गया, तो जिसको महत्वपूर्ण मानेंगे वो बाद में आएगा कि पहले? बोलो, बाद में आएगा। योगात्मक के बजाय रचनात्मक को महत्वपूर्ण मानेंगे, ऐसा ही तो बोलेंगे। रचनात्मक के बजाय योगात्मक करते ही तो फिर उल्टा हो गया काम। सेम वही वाली बात यहां पे है कि हम सब जानते हैं छोटे बालकों में बड़ों की तुलना में चिंतन अमाउंट में और मात्रा में तो बराबर होता है, उतना ही वो करते हैं, उतना ही वो करते हैं, लेकिन उनका तरीका अलग है। तरीका क्या है हम बताएंगे आपको अभी। तरीका अलग है, इसलिए पहले ऑप्शन में तो आएगा
चिंतन मात्रा, मात्रा के बजाय किस में अलग है? प्रकार में अलग है। तो ये वो बेहतरीन सवाल है जो बहुत बार आता है। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप। क्लियर है? ओके। अब ये सबने लिखा ना? ओके। अब आखिर पियाजे ने क्या क्या किया? बहुत ही कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली है। एसिमिलेशन अकोमोडेशन तो हमने देखा ही नहीं, किसी परीक्षा में आया नहीं हो, लेकिन पिछली बार जब सेकंड ग्रेड में आया तो बड़ों बड़ों के होश ठिकाने आ गए, क्योंकि असली बात आ गई थी। आपको भी समझ नहीं है कि आखिर वो क्या है। उसके लिए आप लिखो, आप लिखो अब अगली बात। पियाजे के अनुसार, पियाजे के अनुसार, पियाजे के अनुसार एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। पियाजे के अनुसार बालक जन्म से ही सक्रिय होता है। पियाजे के अनुसार बालक जन्म से ही सक्रिय होता है, कोमा, पियाजे के अनुसार बालक जन्म से ही सक्रिय होता है, कोमा, वातावरण से अंतरक्रिया करके, वातावरण से अंतरक्रिया करके स्वयं खोज द्वारा ज्ञान का निर्माण करता है। यह बहुत शानदार बात। स्वयं खोज द्वारा ज्ञान का निर्माण करता है। पियाजे के अनुसार बच्चा जन्म से ही सक्रिय होता है, वातावरण से अंतरक्रिया करता है और ज्ञान का निर्माण खुद ही करता है। किसके द्वारा? खोज के द्वारा। इस पे जाने कितने प्रश्न आए? एक पंक्ति पे सवाल पूछा गया है कि किसके अनुसार बच्चा जन्म से ही सक्रिय होता है। जवाब है जीन पियाजे। याद रहेगा। वाइगोत्स्की पढ़ेंगे हम बाद में, तो वाइगोत्स्की तो कहते हैं कि ज्ञान का निर्माण दूसरों के सहयोग से होता है, और पियाजे ने क्या बोला? स्वयं खुद ही करता है। ये किसने बोला? तो जीन पियाजे। खोज करके, डिस्कवरी से। हालांकि डिस्कवरी लर्निंग अलग से आए तो मैं आपको बताऊंगा, वहां पे हमको ब्रूनर करना है, लेकिन ये वाली बात वाइगोत्स्की और पियाजे दोनों के कॉन्टेक्स्ट में है कि पियाजे के अनुसार तो ज्ञान का निर्माण बच्चा खुद ही करता है। सुन रहे हो ना? खुद ही खोज करता है। और जहां पे यह बात आती है कि सक्रिय रह के ज्ञान का निर्माण होता है, वहां मनोविज्ञान का एक नवीन स्कूल जो हम सबने पढ़ा भी है वो सामने आता है, और वो है निर्मितवाद। वो क्या है? निर्मितवाद, जिसको दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं? संरचनावादी अधिगम, और इंग्लिश में बोलते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म। तो कंस्ट्रक्टिविज्म के जनक भी कौन माने जाते हैं? जीन पियाजे माने जाते हैं। एक और प्रश्न आता है परीक्षा में, हाई लेवल पे आया है, फर्स्ट ग्रेड में आया है, कि जीन पियाजे इंटरेक्शनिस्ट है कि नहीं। इंटरेक्शनिस्ट एक शब्द है जिसको हिंदी में बोलते हैं अंतरक्रियावादी। अंतरक्रिया का मतलब होता है वंशानुक्रम और वातावरण दोनों में अंतरक्रिया। तो क्या जीन पियाजे जेनेटिक्स की बात करते हैं? सुन रहे हो ना? वाइगोत्स्की वातावरण, सोसाइटी, कल्चर की बात करते हैं, इसलिए वाइगोत्स्की को अंतरक्रियावादी मानते हैं, ये तो सब जानते हैं। लेकिन जीन पियाजे के बारे में ऐसा प्रश्न है तो ध्यान रखना, जीन की पियाजे जेनेटिक्स की बात तो करते हैं पर वो इंटरेक्शनिस्ट भी हैं। ये बात आई है। जीन पियाजे अंतरक्रियावादी भी हैं। दोनों इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो यहां पे लिखो इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट जीन पियाजे वाइगोत्स्की के समान, जीन पियाजे वाइगोत्स्की के समान अंतरक्रियावादी, ब्रैकेट में इंटरेक्शनिस्ट,
हैं तथा हैं तथा, अब देखो है ही लिख लो, तथा बाद में लिखेंगे तो इंटरेक्शनिस्ट याद रहेगा आपको। किसके समान इंटरेक्शनिस्ट है ये? वाइगोत्स्की के समान। लेकिन तथा वाली बात नोट में इंपोर्टेंट, एक कर दो, दो कर दो। दूसरी बात, अब देखो पियाजे निर्मितवाद के जनक हो गए, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के जनक हो गए, सुन रहे हो ना, इवन बाल मनोविज्ञान के जनक हो गए। लेकिन जब वाइगोत्स्की से तुलना होती है, मेरी बात ध्यान से सुनना, गौर से सुनना, वाइगोत्स्की से तुलना होती है तो वाइगोत्स्की को हम सामाजिक निर्मितवाद के जनक मानते हैं या सामाजिक सांस्कृतिक निर्मितवाद के जनक मानते हैं। तो पियाजे के लिए एक टर्म आती है वैयक्तिक निर्मितवाद के जनक। कौन सी टर्म आती है? वैयक्तिक निर्मितवाद के जनक, पर्सनल कंस्ट्रक्टिविज्म के फाउंडर हैं। इसलिए 2 नंबर पे आपको वही बात लिखनी है। आप लिखें पियाजे वैयक्तिक निर्मितवाद, पियाजे वैयक्तिक निर्मितवाद के जनक माने जाते हैं। पियाजे वैयक्तिक निर्मितवाद के जनक माने जाते हैं, जबकि वाइगोत्स्की सामाजिक निर्मितवाद के, सामाजिक सांस्कृतिक पूरा मैं वहां पे लिखाऊंगा जब वाइगोत्स्की पढ़ाऊंगा, अभी आप केवल इतना लिख लें। पियाजे वैयक्तिक निर्मितवाद के जनक माने जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सब निर्मितवाद के जनक नहीं है, वो तो है ही। पियाजे वैयक्तिक निर्मितवाद के जनक माने जाते हैं, जबकि वाइगोत्स्की सामाजिक निर्मितवाद के जनक कहलाते हैं। लिखा सबने? बोले लिखा? पियाजे कौन से निर्मितवाद के जनक? वैयक्तिक निर्मितवाद के जनक। और वाइगोत्स्की किसके जनक? सामाजिक निर्मितवाद के जनक। अभी तक हमने जो पढ़ा, कौन सा विकास का सिद्धांत पढ़ रहे हैं? संज्ञानात्मक विकास। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। किसने दिया? जीन पियाजे ने। जीन पियाजे ने महत्वपूर्ण किताबें लिखी, जिनमें 5 किताबें हमने देख ली। पहली का नाम क्या है? द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। दूसरी द चाइल्ड्स कंसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड। तीसरी मॉरल जजमेंट वाली। चौथी साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस। पांचवी साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड। और छठी एपिस्टोमोलॉजी का मतलब ज्ञान किस तरह से निर्मित होता है, इसकी बात करने वाले। उसके बाद हमने देखा जीन पियाजे कहां के थे? स्विट्जरलैंड के थे। किस पर प्रयोग किया? अपने बच्चों पर प्रयोग किया। क्या नाम थे? जैकलिन, लॉरेंट, ल्यूसिन। और इन्होंने जो प्रयोग किया वो क्या कहलाता है? क्लिनिकल इंटरव्यू। जीन पियाजे ने क्या बोला? किसका खंडन किया? एक तो टेबुला रासा का और एक मिनी एडल्ट का। टेबुला रासा का खंडन क्यों किया? क्योंकि टेबुला रासा बच्चों में जेनेटिक्स और आनुवांशिकता को नकारता है, और मिनी एडल्ट ये कहता है कि बच्चे कम बुद्धिमान और कम चिंतन करते हैं। इसलिए इन दोनों का खंडन कर दिया। और फिर हमको पता लग गया कि साहब छोटे बच्चे बड़ों की तुलना में किस में तो बराबर होते हैं और किस में अलग होते हैं? मात्रा में तो बराबर होते हैं, चिंतन की मात्रा में बराबर हुए कि नहीं हुए? और अलग किस में हुए? प्रकार में हुए। प्रकार में कैसे अलग होते हैं? जब आप पढ़ोगे तो जानोगे कि बच्चे मैजिकल थिंकिंग करते हैं, उनके तर्क अलग होते हैं, उनकी चिंतन की बातें अलग होती हैं, पर कम नहीं करते। और ना हम ये कह सकते कि छोटे बच्चों में बुद्धि कम होती है। ये बात कहने वाले कौन? जीन पियाजे। फिर जीन पियाजे की बहुत प्रसिद्ध बात, इन्होंने बच्चों को जन्म से निष्क्रिय बोला कि सक्रिय? सक्रिय होते हैं। और ज्ञान का निर्माण कौन करते हैं? स्वयं। अक्सर आपने ये सवाल देखा होगा परीक्षाओं में कि साहब निर्मितवाद के अनुसार, कंस्ट्रक्टिविज्म के अनुसार ज्ञान का हस्तांतरण शिक्षक करता है या बच्चा खुद ही करता है? बोलिए, खुद ही करता है। निर्मितवाद के अनुसार ज्ञान का अस्तित्व कहां होता है? बाहर की अंदर होता है। ज्ञान का अस्तित्व कहां पे होता है? अंदर होता है। हम खुद ही कंस्ट्रक्ट करते हैं नॉलेज को। उसके बाद हमने देखा कि वाइगोत्स्की से तुलना करें तो वाइगोत्स्की सामाजिक निर्मितवाद के जनक और जीन पियाजे वैयक्तिक निर्मितवाद के जनक। यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को? नहीं? अब बहुत महत्वपूर्ण फेज शुरू होंगे।
क्या है वो महत्वपूर्ण फेज? तो सबसे पहले हम कुछ टर्म्स जो जीन पियाजे ने दी है उनको पढ़ेंगे। सुन रहे हो ना? बहुत से टर्म्स हैं। इन्होंने ऑपरेशनल स्टेज जो बोला है वो मैथ से लिया, मैथमेटिशियन भी थे। एनिमीज जो मैं आपको बता चुका हूं बायोलॉजी से लिया है। तो ऐसी बहुत से टर्म्स आएंगी जो परीक्षा में तयशुदा है कि आती हैं और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। तो कौन कौन सी वो बातें हैं उसके लिए लिखें, आप लिखें, नीचे लिखें जीन पियाजे। जीन पियाजे ज्ञान के निर्माण की, जीन पियाजे ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया को, जीन पियाजे ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया को अनुकूलन, इंग्लिश वाले शब्द बिल्कुल नहीं छोड़ने आपको, अब उनका समय आ गया है। ब्रैकेट में बोलिए अनुकूलन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? शाबाश, अडेप्टेशन। अडेप्टेशन कहते हैं, जीन पियाजे ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया को अनुकूलन या अडेप्टेशन कहते हैं और इसके दो चरण बताते हैं। जीन पियाजे ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया को अनुकूलन या अडेप्टेशन कहते हैं और इसके कितने चरण बताते हैं? दो चरण बताते हैं। देखो पियाजे का एक स्टेटमेंट, आप सुन रहे हो? सुन रहे हो कि नहीं? ओके। जब आप सामने नहीं देखते हो तो फिर मैं ऐसा बोलता हूं सुन रहे हो कि नहीं, है ना? तो लिख के फिर सामने देखा करो, कंसंट्रेशन। मानते हैं आप थके हुए हैं, पर यह भी जानते हैं कि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप बाकी लोगों को बीट नहीं कर पाओगे, इसलिए कंसंट्रेशन। यस गरिमा, पियाजे कहते हैं कि जिस तरह से पेड़ पौधे वातावरण के साथ अनुकूलन करते हैं उसी तरह से बालक भी वातावरण के साथ क्या करता है? अनुकूलन करता है। इस अनुकूलन या अडेप्टेशन के दो चरण मेन है। वैसे 5 चरण है, 5वें प्रश्न है। 2 मुख्य चरण है और 2 कौन कौन से हैं? हिंदी में मैं आपको फिर बता दूं, शब्द बदलेंगे, लेकिन इंग्लिश वाला काम का रहेगा। मोट समझने के लिए या परीक्षा में आते हैं हिंदी वाले शब्द भी, तो पहले हम हिंदी में लिखते हैं। 2 चरण कौन से? 1 नंबर पे लिखो समावेशन, समावेशन, और 2 नंबर पे लिखिए समायोजन। पहला है समावेशन और दूसरा है समायोजन, लेकिन इंपॉर्टेंट इंग्लिश वाला है। समावेशन के सामने लिखिए एसिमिलेशन, एसिमिलेशन, और बोलिए समायोजन के सामने यस एकोमोडेशन। शुरू शुरू में बच्चे एडजस्टमेंट बोलते हैं, लेकिन आप थोड़े से अनुभवी बच्चे हो गए इसलिए आप अकोमोडेशन बोलते, जो कि राइट है। इसको समझना है ध्यान से आज, क्योंकि बहुत बार थोड़े से में काम चल जाता है, लेकिन अब ऐसा वक्त है कि थोड़े से में काम नहीं चलता। इसके एग्जाम्पल हमने पिछली परीक्षा में देखे कि 3 से 4 या 5 प्रश्न तो ऐसे आते हैं जो केवल आप ही कर सकते हो पूरे राजस्थान में। ऐसे नहीं बोल रहा, दावे के साथ बोल रहा हूं। आप ही का मतलब जो आपके गुरु भाई हैं वही कर सकता है। समझी अंकिता? बोलो क्या? मोनिका? तो फिर क्या? मैंने कहा आप समझी? मैंने बोला कि कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आपके केवल गुरु भाई कर सकते हैं। गुरु भाई कौन होता है? यस, केवल हमारे बच्चे ही करेंगे। आप भी करोगे या किसी और ने हमसे पढ़ा है वो भी करेगा, तो आपका कंपटीशन उन्हीं में रहेगा और ये तय बात है 100%। दो चरण है, पहला है असिमिलेशन, बोलिए कौन सा, और दूसरा एकोमोडेशन, कौन सा? ओके, इनको समझो ये क्या है, ध्यान से सामने देख के सुन रहे हो ना। पियाजे कहते हैं, बेटा प्रियंका सामने तुम, पियाजे कहते हैं कि जब बच्चा दुनिया में आता है तो वो तो कहते हैं खाली स्लेट है, लेकिन ये कहते हैं कि वो अपने साथ कुछ ना कुछ लेके आता है, और वो जो लेके आता है वो एक तरीके से हमारे समझने की क्षमता का सॉफ्टवेयर लेके आता है। और
अंडरस्टैंडिंग को उन्होंने ब्रेक डाउन किया टुकड़ों में। ये वाली बात जो मैं बोल रहा हूं ये बहुत प्यारी सी बात है, आइए नेट जेआरएफ में भी आइए। अंडरस्टैंडिंग को ब्रेक डाउन इन पीसेस, दैट इज स्कीमा। बच्चा जब दुनिया में आता है तो अपने साथ एक मानसिक संगठन लेके आता है। क्या लेके आता है? मानसिक संगठन लेके आता है, उसका नाम है स्कीमा। उस मानसिक संगठन का नाम क्या है? स्कीमा। अब ध्यान से समझना, स्कीमा वो सॉफ्टवेयर है जो तैयार है। जैसे आप एंड्रॉइड फोन लेने जाते हो तो आपको एंड्रॉइड फोन मिलता है ना, उसमें सॉफ्टवेयर है, वो तैयार है। लेकिन वास्तव में अब अगर उसको आप ऐसे ही लाके छोड़ दोगे तो क्या वो काम कर रहेगा? आप चला के उसमें नए नए ऐप डाउनलोड करोगे, फोन बुक बनाओगे, है ना। आधार क्लासेस का ऐप आपने बनाया, हमारा साइकोलॉजिया ऐप जो है वो आपने बनाया, आपने फोन बुक में सबके नाम लिखे, आपने तमाम ऐप भी से लेके इंस्टा तक सब कुछ उसमें डाला कि नहीं डाला? डाला ना। इस तरह से आपका फोन काम करता रहेगा। तो सेम उसी तरह से स्कीमा तो हम लेके आ गए, स्कीमा तो बच्चे के साथ है। अगर अब बच्चा निष्क्रिय रहेगा तो ज्ञान का निर्माण नहीं होगा, लेकिन बच्चा निष्क्रिय होता है कि सक्रिय? इसलिए वो क्या करता रहता है? इंटरेक्शन करता है, तो नए नए ऐप डाउनलोड होते रहते हैं और ज्ञान का निर्माण होता है। ये कॉन्सेप्ट है, आप इसको समझिए असिमिलेशन अकोमोडेशन के नजरिए से कि आखिर क्या होता है। बहुत सिंपल, समावेशन शब्द से आप आराम से आइडिया लगा सकते हैं कि सब समावेशन क्या है। तो सुने, जो स्कीमा बच्चा लेके आता है, आप सुन रहे हो ना, हम जो स्कीमा लेके आते हैं उसमें किसी भी नई बात का प्रवेश करना समावेशन है। ध्यान से सुनना, स्कीमा में जो बच्चा लेके आता है किसी भी नई बात का आना, उसको बोलो बेटा सामने देख प्लीज, कुछ नहीं समझेगा फिर। स्कीमा में किसी भी नई बात का आना, प्रवेश करना क्या है? समावेशन है। अब ये जो प्रवेश किया इसके कारण उसमें जो बदलाव होंगे वो क्या है? समायोजन है। सिंपल, लेकिन इतना सिंपल नहीं है, समझना है विचार। ये जो प्रवेश करना है, वर्तमान स्कीमा में नई जानकारी का आना समावेशन है, स्कीमा में परिमार्जन करना समायोजन है। लेकिन ये जो नया ज्ञान आता है, समावेशन होता है, ये बाई फोर्स नहीं हो सकता, ये जबरदस्ती नहीं हो सकता। हमारी स्कीमा उस नए नॉलेज को लेने के लिए बायोलॉजिकल रूप से रेडी है, तब तो होगा समावेशन, नहीं तो नहीं होगा। सिंपल एग्जांपल, हम यहां पे बैठे हैं, ये क्लासरूम है, ये स्कीमा है। स्कीमा में पता है क्या है? वो तमाम सॉफ्टवेयर, जैसे आपके फोन में मेमोरी है, आपके फोन में कैमरा है, साउंड सिस्टम है ना, सब कुछ टच वाला है। तो वैसे ही हमारे पास क्या है, जब हम पैदा होते हैं तो पता है क्या क्या होता है? हमारे पास 500 तो सेंसेस होती हैं, बोले होती हैं कि नहीं होती? देखने वाली, सुनने वाली, कोई टच करेगा तो पता लग जाएगा, स्मेल वाली, टेस्ट वाली, 500 सेंसेस हैं कि नहीं? हैं। इसके अलावा कुछ मस्कुलर, कुछ आपके मोटर एक्टिविटीज भी होती हैं, मांसपेशीय मोटर एक्टिविटीज मैं बताऊंगा आपको पहली स्टेज में, वो भी होती हैं, जैसे कि ग्रिस्पिंग, पकड़ना है, छूना है, ये सब भी होता है। सुन रहे हो ना? तो ये लेके तो हम आ गए दुनिया में। अब क्या होता है? वैसे ठीक उसी तरह जैसे फोन में हमारे पास मेमोरी भी है ना, मेमोरी भी है, सारी चीजें हैं, चिंतन भी है, दिखना भी है, सुनना भी है। मान लो एक एग्जांपल देता हूं, इस कमरे में हम बैठे हैं, ये हमारी स्कीमा है। ये क्या है? स्कीमा। कोई मेमोरी है, स्टोरेज है, कोई कैमरा है, देखने वाला है, कोई टच वाली चीज है, सारी सेंसेस है। अब बाहर से एक बच्चा आ गया, वो आता ना शाम को केमिस्ट्री पढ़ने वाला, पर वो नहीं आया, पहले कोई दूसरा आया, आ गया, तो बाहर से वो इस स्कीमा में प्रवेश कर गया। इसका मतलब क्या हो गया? समावेशन। लेकिन हमने क्या बोला? समावेशन के लिए जरूरी है कि हमारी स्कीमा उसके लिए रेडी हो, तैयार हो। बायोलॉजिकल रेडीनेस पे प्रश्न आया, पता ना आपको, जैविक परिपक्वता जरूरी है। तो जैसे ही वो आया, हमने उसको पूछा बोलो, वो बोलता है सर राजस्थान पुलिस की क्लास। हमने कहा सॉरी, गो बैक। हमने उसको वापस भेज दिया। इसका मतलब वो आ तो गया, पर क्या असिमिलेशन हुआ? नहीं हुआ। इसके बाद दूसरा स्टूडेंट आता है, हम पूछते हैं बोलो, कहता सर साइकोलॉजी फर्स्ट ग्रेड। तो हमने क्या बोला? वेलकम। इस बार क्या हुआ? समावेशन हुआ, असिमिलेशन हुआ, क्योंकि वो हमारी स्कीमा के अनुकूल है। अब वो यहां के खड़ा हो गया। फॉर एग्जाम्पल लड़की है, यहां पे आ गई, तो हमने कहा इनको बैठाओ। तो आप ऑलरेडी 4 यहां पे बैठी हैं, और जैसे ही हमने ऐसा बोला तो आपने खिसक के उसको जगह दे दी, वो आपके बीच में सेट हो गई, बैठ गई। ये है अकोमोडेशन। ये क्या है? क्योंकि आपके स्थान बदले ना, तो वर्तमान स्कीमा में बदलाव होगा, उसको तो बोलेंगे अकोमोडेशन।
और नई चीज आ जाएगी, उसको क्या बोलेंगे? एसिमिलेशन। बात क्लियर हुई? लेकिन समझे, समावेशन के लिए एसिमिलेशन इंग्लिश में है, लेकिन और भी बहुत से नाम आपने सुने होंगे। और बोलिए क्या नाम है जिसको हम वेलकम करें उसके लिए? एसिमिलेशन को हिंदी में क्या तर्जुमा करते हैं? बहुत बार पढ़ते हो ना, आत्मीकरण, आत्मसातीकरण पढ़ते हो ना, इसलिए बहुत बार परीक्षा में इसके लिए आत्मसातीकरण भी आता है। ठीक है, आत्मीकरण भी आता है। इसके लिए भी बहुत से शब्द आते हैं दूसरे हिंदी में, पर आपको इंग्लिश वाला ध्यान रखना है। अब सुने परीक्षा के एग्जाम्पल जो आए हैं ध्यान से। पहला एग्जाम्पल, एक फर्क है, फर्क महसूस करना। जब हम पैदा होते हैं और उसके बाद नए नए ज्ञान का रोज जाने कितने निर्माण करते रहते हैं ना हम, बोले करते रहते हैं। ओके, तो क्या होता है, हमारे अंदर जो भी नया ज्ञान का निर्माण हुआ वो अंदर चला गया, वो हमारा प्रीवियस नॉलेज बन गया। क्या बन गया? प्रीवियस नॉलेज बन गया, वो हमारा अनुभव बन गया, हमारा पूर्व ज्ञान बन गया, जो हमारे पास है वो ज्ञान बन गया। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है वो सुने। उसके बाद हम इंसान, हमारा ब्रेन इस तरह से डिजाइंड है कि अब कोई नई चीज, जैसे अभी अभी आप तो थोड़ा सा ठीक हो बच्चे, बाकी जनरली ऐसा होता है कि बाहर कोई नई चीज है जिसको हम देखते हैं तो हम बहुत इजी तब फील करेंगे कि उसको हमारे अनुसार ढाल लें। हम अपने अनुसार ढालने पे इजी फील करते हैं, और अपने अनुसार कोई चीज नहीं है तो हमको मुश्किल होती है, जोर आता है ना। वैसे ही हमारा दिमाग क्या करता है कि उसके पास जो नॉलेज है, बाहर वाली चीज को उसके अनुरूप उसी में जोड़ेगा, वो तो होगा समावेशन, असिमिलेशन। और वो ऐसी है कि साहब उसमें जुड़ती नहीं है, हलचल मस्ती है, जोर आता है, लेकिन उसके बाद फिर नई स्कीमा का निर्माण हो जाता है, वो हो जाएगा अकोमोडेशन। जैसे एक बालक ने पहली बार वो आया, मां के साथ सब्जी मंडी गया, ये जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं सारे परीक्षा में आ चुके हैं। सब्जी मंडी गया तो अब देखता है वो सारी चीज, तो वहां पे उसने देखे टमाटर। क्या देखे? तो जैसे टमाटर को देखा, टमाटर की पिक्चर अंदर गई, उसने टच किया, सूचना अंदर गई, टेस्ट किया, सूचना अंदर गई, पटक दिया, सूचना अंदर गई, टमाटर के बारे में नॉलेज हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? हालांकि उसने पहली बार वो रूबरू हुआ है उससे। मां बोलती है टमाटर, मां क्या बोलती है? तो बच्चे ने एक स्कीमा बना ली और इस स्कीमा का नाम दे दिया टमाटर, टोमेटो बन गई। ये है असिमिलेशन। ये क्या है? दूसरे दिन वो फिर मां के साथ गया, या इस बार पापा के साथ गया, और वहां पे पड़े हुए थे एप्पल। सब्जी मंडी में क्या थे? सेब। जैसे बच्चे ने सेब को देखा, बच्चा क्या बोलता है? टमाटर। बच्चे ने सेब को क्या बोला? टमाटर। ये असिमिलेशन है। क्यों? क्योंकि उसके पास तो केवल टमाटर की स्कीमा है, सेब की तो है ही नहीं। हमारा दिमाग क्या करता है, जो है उसके अनुरूप सामने वाले में, बाहर वाले में बदलाव करके इसी में जोड़ दो। तो उसने बाहर वाले में बदलाव किया, ये असिमिलेशन है। एग्जैक्ट यही वाली बात अभी सेकंड ग्रेड में इससे पहले आई थी। तो उसने सेब को क्या बोला? टमाटर, असिमिलेशन। लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में अब चीजें करनी तो पड़ेंगी, या तो उसको दिया, टच किया, टेस्ट किया, अलग है यार ये तो। टेस्ट अलग हुआ, टच किया अलग हुआ, कुछ चीजें अलग हुई तो उसके दिमाग में एक हलचल मस्ती है। इसके लिए पियाजे एक शब्द देते हैं, असाम्य धारण। कौन सा शब्द देते हैं? डिसइक्विलिब्रियम। और ये हलचल ऐसी है जो कहती है यार गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। और अब उसको 1 2 बार 4 बार देखेगा, या पापा बताएंगे कि ये तो सेब है, तो वो क्या करेगा? वो चीजें जो उसमें इस स्कीमा से अलग हैं, उसकी एक नई स्कीमा बना लेगा, और वो स्कीमा क्या हो जाएगी? सेब। जब उसने सेब की स्कीमा बनाई तो ये क्या बन गया? समायोजन। इंग्लिश में बोलना है, क्या बन गया? अकोमोडेशन। ये बात क्लियर हुई? एक बच्चे ने चिड़िया को देखा, बर्ड। पहली बार उसने चिड़िया को देखा, क्या बात है, उसका वीडियो अंदर चला गया ना। ज्ञान का निर्माण ऐसे ही तो होता है, अंदर वीडियो चला गया, कैसे दिखती है, बोलती है, सब कुछ, मूवमेंट, स्पीड, एवरीथिंग। ओके, स्कीमा बना ली। मां ने बोला चिड़िया, मां ने क्या बोला? चिड़िया। या मां ने बोला बर्ड, या किसी ने भी बोला बर्ड। तो बच्चे ने एक नॉलेज लिया, उस नॉलेज को एक जगह संगठित किया और उस पे ठप्पा लगा दिया, बर्ड। ओके, अब दूसरे दिन उसने एरोप्लेन को देखा, हवाई जहाज जा रहा है, तो उसने क्या, किसको देखा? एरोप्लेन को देखा। एरोप्लेन को देखते ही क्या बोलेगा? चिड़िया, बर्ड बोला ना, बर्ड। तो एरोप्लेन को, ऐसे प्रश्न आता है सीधा सीधा, एरोप्लेन को बर्ड बोलना क्या है? बोलिए, एकोमोडेशन की एसिमिलेशन? एसिमिलेशन है। फिर उसने उसको बार बार देखा, या किसी ने बताया, क्या उसके अंदर से खुद, यार ये तो गड़बड़ है, ये तो बर्ड नहीं है, ये बर्ड नहीं है। और उसके बाद वो जाना कि कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे वाले स्कीमा में तो नहीं है, तो अलग है। पहली बार तो क्या किया?
इजी इजी रहता है कि साहब अपने में जोड़ लो जो भी है, बर्ड है, कोई भी आलसी आदमी है, कोई बाहर से आया, कोई चोर आया तो पापा होंगे, अपने आप जोड़ा ना अपने पास। ये जोड़ने वाला जो है ये एसिमिलेशन है, ध्यान रखना। फिर उसने जो जो बातें अलग है उसके लिए उसने दूसरी स्कीमा बनाई एरोप्लेन की, प्लेन की, ठीक है, और दूसरी स्कीमा बनाई एरोप्लेन। ये क्या हो गया आपका एकोमोडेशन। क्लियर रहेगा, याद रहेगा। बच्चे ने देखा कैट को पहली बार, बिल्ली को देखा, ओके, तो बिल्ली की स्कीमा अंदर बना ली उसने, कोई जोर नहीं आएगा, बना लेगा ना, कैसे चलती है, कैसे दिखती है, एवरीथिंग ओके, दैट्स कैट। उसने स्कीमा बना ली कैट, बिल्ली। अब उसके पास बिल्ली का नॉलेज है कि नहीं, बोलो। यही तो निर्मितवाद है, यही तो संरचनावादी अधिगम है, यही तो ज्ञान का निर्माण है, यही तो एपिस्टेमोलॉजी ऑफ नॉलेज है, बिल्ली। दूसरे दिन उसने देखा गिलेरी को, जैसे उसने गिलेरी को देखा वो चिल्लाता है बिल्ली, बोला उसने। फिर उसको पता लगा, हलचल मची, ऐसा में धारण हुआ कि साहब गिलेरी तो अलग चीजें हैं, तो उसने बना दिया गिलेरी। आप कितने एग्जांपल ले सकते हो, हर चीज को, हर जानवर को कुत्ता बोला, बिल्ली बोला, चिड़ियाघर में गया, तो ऐसा कोई भी एग्जांपल आए कर दोगे आप। क्लियर है, ओके। दो चरण क्लियर हुए आपके, समावेशन समायोजन। हाँ बेटा, हाँ हाँ, सिंपल। भाई ये कह रहे हैं कि पहली बार उसने बिल्ली देखी तो उसने निश्चित रूप से ये इतना इतना मतलब एक्टिव रह के इतनी चीजें, रोज दुनिया में पता नहीं कितनी चीजें हैं, बिल्ली भी तो एक नहीं, अलग अलग रंग है। तो पहले उसने ब्लैक बिल्ली देखी, तो उसकी स्कीमा बिल्ली की नहीं है, उसकी स्कीमा ब्लैक कैट की है, ठीक है। अब क्या होगा, क्योंकि जैसे जैसे वो चीजें बढ़ेंगी तो वो स्पेशलाइजेशन भी करेगा, कैट ब्लैक है व्हाइट है। लेकिन शुरू में उसने मान लिया बिल्ली बनाई, पर नाम तो उसने बिल्ली दे दिया, उसका कैट दे दिया, लेकिन वास्तव में तो बिल्ली में क्या क्या विशेषताएं हैं, उसमें कैट ब्लैक वाली विशेषता है कि नहीं, इसलिए वो ब्लैक को ही बिल्ली बोलेगा, व्हाइट आ गई तो उसको बिल्ली नहीं बोलेगा। ये भी तो बात है अपनी जगह। तो बाद में फिर और स्पेसिफिक करें तो व्हाइट बिल्ली अलग, अब अपने पास, आपके पास व्हाइट कैट की अलग स्कीमा है, ब्लैक कैट की अलग स्कीमा है। ये बात अलग है कि हमारी व्हाइट और ब्लैक की जो स्कीमा है वो इंटरेक्शन करती है, तो वो बताती है कि साहब ब्लैक क्या है, व्हाइट क्या है। तो ऐसा कोई सीधा सवाल नहीं है। इसका जवाब क्या होगा, जैसे इन्होंने पूछा है कि उसने काली बिल्ली देखी और बाद में उसने सफेद बिल्ली देखी, तो वो असिमिलेशन है कि अकोमोडेशन? देखना कुछ नहीं है, असिमिलेशन अकोमोडेशन कब होगा? यस, अगर वो व्हाइट बिल्ली को भी बिल्ली बोलता है, ठीक है, तो वो ऐड कर रहा है उसी में। याद रखना, देखो तीन शब्द बताता हूं आपको। एक तो ऐड करना, क्या करना? एक फिट करना, क्या करना? एक इंक्लूड करना, क्या करना? हिंदी में शामिल करना, क्या करना? ये शब्द आए तो हमको बोलना है असिमिलेशन। क्या बोलना है? और बदलना, क्या करना? बदलना या समायोजन करना या संशोधन करना या मॉडिफाई करना, ये शब्द, या मैनिपुलेट करना, मैं लिखवा दूंगा सारे आपको। ये शब्द आएंगे तो हमको क्या बोलना है? एकोमोडेशन। तो क्या बोलना है? एकोमोडेशन। दूसरी बात, इनके हिंदी में भी दूसरे शब्द आएंगे। हाँ, चेंज हो तो ये कब होगा? ये तब होगा जब वो थोड़ा और बड़ा होगा, जब वो स्कीमा ब्लैक अलग बनाएगा, व्हाइट अलग बनाएगा, तब होगा। क्या? यस, बिल्कुल, ये इंपॉर्टेंट बात है। अपने पास जो है, मैंने आपको क्या बताया भाई, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। अपने पास, उसके पास जो है ना, जो भी है, मान लो ब्लैक बिल्ली है, मान लो बिल्ली है, सिंपल। अपने वाली चीज में अगर बदलाव करेगा तब तो क्या होगा? तब तो क्या होगा? तब तो क्या होगा? एकोमोडेशन की एसिमिलेशन, एकोमोडेशन। और बाहर वाले में बदलाव कर देगा तब क्या होगा? एसिमिलेशन। बाहर वाले में बदलाव क्यों करेगा? क्योंकि वो दुख नहीं पाना चाहता, इसलिए उसके पास जो है उससे मिलती जुलती चीजें उसी में जोड़ देगा। तो मिलती जुलती में जोड़ने का काम है, वो तो क्या हो जाएगा? एसिमिलेशन। और बदलाव करेगा अपने वाली में तो क्या होगा? एकोमोडेशन। एग्जैक्ट अभी जो सेकंड ग्रेड में आया था वो यही आया था। क्या आया था सुनना, हमने अपनी बुक में भी इसको लिखा था, पहले से लिखा हुआ था कि एक बालक, सुन रहे हो, अपने अनुभवों में बदलाव करता है। अनुभव, इसके लिए अनुभव, आप बोलेंगे साहब स्कीमा क्यों नहीं आया, अनुभव शब्द कैसे आ गया? ये समझने की बात है, वही वाली बात अनुभव है। एक बालक अपने अनुभवों में बदलाव करता है, तो अपने अनुभवों में बदलाव करना क्या है? बोलिए, एकोमोडेशन।
और सामने वाली परिस्थिति में ही कुछ बदलाव करके उसमें ऐड कर लेता है, वो क्या है? असिमिलेशन। बात क्लियर हुई? कैसा भी एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल है, आप खुद इसको कर दोगे, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली ये बात आप समझ गए। नहीं समझे? ओके। लेकिन दूसरी बात यह है कि ये संपूर्ण जो प्रक्रिया है एडेप्टेशन की, इस पे भी सवाल आता है। आपको थोड़ा भारी लग रहा है? लग रहा है क्या? बोलो। हाँ, अकोमोडेशन करना है, क्योंकि भारी कब लगता है? हम सबको लगता है, हमारा दिमाग ही ऐसा है। बाहर कोई ऐसी चीज है जो हमारे अनुरूप नहीं है, तो हम क्या करते हैं? उसको अनुरूप करके हमारे उसी में जोड़ लेते हैं, तब तो आसान है। लेकिन जब हलचल मचती है तब प्रॉब्लम है कि नहीं है? तो सब जगह ही होता है। यही अकोमोडेशन है, यही असिमिलेशन अकोमोडेशन है। लेकिन वास्तव में इसके 5 चरण है। आप ये मत सोचो 5 चरण और आएंगे, ऐसा कभी मत सोचना। सुन रहे हो? आप इस लर्निंग को एंजॉय करना, भले आप कितने थके हुए हैं, ये आएंगे। अभी मैं बोल दो पियाजे के 7 स्टेटमेंट और बताने वाला हूं, मर गए, ऐसा मत सोचना। मजा आएगा, 7 बताने वाले हो, 10 बताओ। ये एटीट्यूड रखना है, ठीक है ना? लिखो। ये तो सबसे खतरनाक बात है। एक बात मैं लिखवाऊंगा छोटी सी, उसके बाद, और वो क्या है? ये क्या है? एसिमिलेशन की अकोमोडेशन, डिसइक्विलिब्रियम। एक बात लिख लो, एक बात आखिरी। पियाजे, क्योंकि फिर मैं भूल जाऊंगा इसको। पियाजे आपको क्लियर हुआ ना? क्योंकि आपने अगर ये प्रश्न नहीं छेड़ा होता तो ये इतनी गंभीर बात हो सकता नहीं आती कि अपने अनुभव में बदलाव करना, वो तो क्या है? अंदर वाले में बदलाव करना क्या है? अकोमोडेशन। और बाहर वाले में करना, अब चाहे काली हो सफेद, तो कैसा भी एग्जांपल ले लो। ओके, लिखे। पियाजे संपूर्ण अनुकूलन की प्रक्रिया के 5 चरण बताते हैं। एक नंबर, एसिमिलेशन। आत्मसातीकरण। पहली बार उसने स्कीमा बनाई, वो भी, अब ये भी ध्यान रखना, पहली बार उसने कोई भी स्कीमा बनाई बिल्ली की, तो वो असिमिलेशन हुआ ना? बाद में काली बिल्ली, सफेद को भी उसमें जोड़ दिया, या कुत्ते को भी उसमें जोड़ दिया, तो भी क्या हुआ? तो स्कीमा पहली बार बनाई तो भी ओके है, और नई चीजों को उसमें जोड़ा तो भी ओके है, तो भी असिमिलेशन है। ये पहला काम हुआ। उसके बाद क्या होता है, ध्यान रखना। असिमिलेशन लिख दिया सबने, पहला चरण। उसके बाद उसने, जैसे टमाटर की वो थी, तो उसने उससे मिलती जुलती दूसरी चीज को देखा ना, उसको भी टमाटर में जोड़ दिया, उसको भी बिल्ली में जोड़ दिया। तो यहां क्या उसके अंदर तकलीफ हुई या नहीं? जोर आया कि नहीं? नहीं आया। इसलिए यहां पे हो गया इक्विलिब्रेशन। यस, इक्विलिब्रेशन, याद रखना, बहुत ही शानदार बात है। इक्विलिब्रेशन, इसको बोलते हैं साम्य धारण, संतुलीकरण भी बोल सकते हैं। यानी यहां बैलेंस ऑफ नॉलेज हो गया, यहां कोई टेंशन ही नहीं हुई। साम्य धारण, सुन रहे हो? पहले स्कीमा बनाई उसने बिल्ली की या उसकी बर्ड की बनाई फॉर एग्जांपल, आत्मीकरण हो गया। फिर उसने एरोप्लेन को देखा और उसको क्या बोला? बर्ड बोला। तो ये असिमिलेशन है और साम्य धारण भी है, क्योंकि जोर ही नहीं आया, उसे में शामिल कर लिया। लेकिन फिर क्या होता है? फिर कोई गड़बड़ नजर आती है, साहब, गड़बड़ नजर आती है। इसका मतलब अब तक उसके पास जो है, ध्यान से सुनना, अब तक उसके पास जो है, अब उससे नई चीज आती है ना, नई चीज, तो इसको बोलते हैं न्यू सिचुएशन। 3 नंबर, न्यू सिचुएशन। आप ये मत सोचना जब ये आएगा ना परीक्षा में केवल आपको आएगा तब मजा आएगा, वहां पे नई परिस्थिति। तीसरी बात, नई परिस्थिति। और जब नई परिस्थिति आती है तो फिर हलचल मचती है। इस तूफान को कहते हैं डिसइक्विलिब्रेशन या डिसइक्विलिब्रियम। असाम्य धारण, और अब हो गया असाम्य धारण। अब तो यार कुछ गड़बड़ है, असाम्य धारण है। और ये असाम्य धारण, ये इम्बैलेंसिंग ऑफ द नॉलेज हमें मजबूर करती है कि अब तो नई स्कीमा बनानी पड़ेगी, और नई स्कीमा बनते ही हो गया अकोमोडेशन। ये बहुत खास बात है।
स्थानीकरण, समायोजन, हिंदी में कई शब्द आ सकते हैं, स्थानीकरण भी आया परीक्षाओं में, और भी बहुत से नाम आ सकते हैं। आपको पता है गूगल से करते हैं वो पेपर, अभी आया था इसमें, शायद अपने यही आया था सेकंड ग्रेड में, एकोमोडेशन के लिए शब्द आया था आवासन। कुड यू बिलीव? अकोमोडेट करते हैं, आवास आ गया, आवास। तो हिंदी में कुछ भी आ जाएगा, इंग्लिश वाले ध्यान रखना। अभी पांचों स्टेप लिखे आपने, क्लियर? पांचों स्टेप लिखे, बोलिए पहला स्टेप इंग्लिश में बोलिए, एसिमिलेशन बोलिए पहला, एसिमिलेशन, दूसरा इक्विलिब्रेशन, तीसरा न्यू सिचुएशन, चौथा डिसइक्विलिब्रेशन या डिसइक्विलिब्रियम, और पांचवा एकोमोडेशन। एसिमिलेशन हुआ, उसने पहली बार देखा चिड़िया को और स्कीमा बनाई बर्ड, क्या बनाई? बर्ड, ये क्या हुआ? एसिमिलेशन। फिर एरोप्लेन को देखा, उसको भी बर्ड बोला, तो क्या हुआ? एसिमिलेशन और इक्विलिब्रेशन, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद उसके दिमाग में कौन सी बातें आई एरोप्लेन में, जो उसके पास है या नहीं है? नहीं है, शाबाश, जो उसके पास नहीं है, क्योंकि उसके पास तो बर्ड की तमाम बातें हैं। बर्ड के अलावा जो भी बातें थी सिमिलर या एसिमिलर जो भी थी, तो वो सारी बातें न्यू सिचुएशन कहलाती है। वो क्या कहलाती है? न्यू सिचुएशन। और इस हलचल से फिर क्या होगा? डिसइक्विलिब्रियम होगा, यानी डिसइक्विलिब्रियम ही हलचल है वो। अब टेंशन होगी यार, गड़बड़ है, गड़बड़ है, और फिर उसको पता लग जाएगा ये तो एरोप्लेन है। तो एरोप्लेन की स्कीमा बनाते ही क्या बन गया? कल बात करते हैं।